नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और ये हमारी खास पेशकश रखवाले। 17 सिंगल सर्विसेज कमांड को तोड़ करके 5 ज्वाइंट कमांड्स बनाने की बात हमारे देश में बहुत लंबे वक्त से हो रही है। इसे लेकर के बहुत लंबे समय से सर्विसेज के भीतर भी इस तरह का डर रहा है कि ये तीनों कमांड जब बन जाएंगी, इन 5 में से 3 जब बन जाएंगी तो उसमें जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसका दखल ज्यादा होगा। लेकिन एक कमांड को लेकर के इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जहां पे ऐसा माना जा रहा है कि जो अपर हैंड होगा वो किसी एक नेवल ऑफिसर का होगा। हम बात कर रहे हैं मैरीटाइम थिएटर कमांड की। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन से। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद। संदीप, हम मैरीटाइम थिएटर कमांड पे एटलेंथ बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा अपडेट जो हमारे व्यूअर्स ने जरूर देखा होगा, हम उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ में। कुछ दिन पहले आपने उन रिपोर्ट्स को देखा होगा जिसमें कहा गया कि 15 दिनों का वार रिजर्व हमारे यहाँ बना लिया गया है। पहले 40 दिनों के वार रिजर्व की बात होती थी, 99 में आपने 20 किया, फिर आपने 10 कर दिया। अब आप ये चीजें खबरों में देख रहे हैं कि 15 दिन का वॉर रिजर्व आ गया है। हम बहुत बात कर चुके हैं वॉर रिजर्व पे, हमारे पुराने एपिसोड्स में हमारे दर्शक जरूर उनको देखेंगे। संदीप, मैं समझना चाहता हूँ कि मैं उस तरह की बातें जो हो रही हैं कि अब वी हैव टेकन केयर ऑफ पाकिस्तान, अब हमको चीन के लिए वॉर रिजर्व चाहिए। जब हम दिनों में वार रिजर्व्स की बात करते हैं, तब क्या थॉट इस तरह का होता है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या कंट्री को सोच करके आप अपने वार रिजर्व्स डिसाइड करते हो, या फिर ये दूसरे तरह से प्लान किया जाता है? इसका जो आइडिया है, क्या इसे इस तरह से कहना ठीक रहता है कि अब ये पाकिस्तान के लिए काफी है, अब चीन के लिए तैयारी हो रही है? निखिल, वॉर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट हमारे देश में जो है, हमारे आर्म फोर्सेस को लेके जो है, वो बिल्कुल हमारे दो एडवर्सरीज को लेके ही है, पाकिस्तान और चाइना। अब जो बात चल रही है 15 दिन की जो वॉर रिजर्व बनाने की, वो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान फ्रंट पूरी तरह से संभाल सकते हैं और हमने इतने सारे मिसाइल्स या एम्यूनिशन उसकी सब स्टॉक फाइलिंग कर दिया है और हम पूरी तरह से तैयार है 15 डेज इंटेंस फाइटिंग करने के लिए। जो पहले एक जमाने में 30 डेज का भी इंटेंस फाइटिंग की बात चल रही थी, लेकिन आजकल ये जो रियलिस्टिक असेसमेंट अगर आप लेके दे तो फिर 15 डेज तो बहुत ज्यादा है। 15 डेज ज्यादा है। एक बार आप थोड़ा इस टाइमलाइन को इलैबोरेट करना चाहते हैं संदीप? आप क्यों कहते हैं कि 15 दिन ज्यादा है? 15 दिन नहीं, मैं कहता हूँ 15 दिन एडिक्वेट है। 15 दिन से ज्यादा हमें नहीं लगता है कि इट विल, कोई जंग 15 दिन से ज्यादा चलने वाली नहीं है। और इसको लेके, इसी एंड स्टेट को लेके उन्होंने ये वॉर रिजर्व का ये 15 डेज पे रखा है। ओके संदीप, आप उसके और भी कारण है, सॉरी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उसके और भी वजह है, क्योंकि अगर आप सोच लिया, अगर आपने 20 या 30 डेज की वॉर रिजर्व आपने बनाने की प्लान कर दी और उसको आप स्टॉक पाइल करने में फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आपके पास एम्यूनिशन रखने के लिए जगह नहीं है, फिर वो अलग अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। एम्यूनिशन की लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल है, एक्सपायरी डेट है, इसीलिए तो वो कहते हैं कि 15 डेज अब हमें मिल गया। दिस इज द आइडियल फिगर। ओके और संदीप, जैसा कि आप बता रहे थे कि 15 दिन एडिक्वेट है अगर आप पाकिस्तान को सोच करके अपने प्लान बनाते हैं। जो हमारा अब हम पाकिस्तान का जिक्र थोड़ा कम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं, अब हम ज्यादा फोकस हमारा चीन की तरफ है। अगर हम उस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं तो फिर कितने दिनों के वॉर रिजर्व की जरूरत है और हम वो अचीव करने से कितने दूर हैं अभी? निखिल, अब इस तरह की अगर आप वॉर रिजर्व करने की बात करोगे तो फिर चाइना और पाकिस्तान को एक साथ टैकल करने के लिए शायद ये कम पड़ेंगे हमें। तो देन द नंबर्स विल कम डाउन। आप मतलब 15 दिन दोनों फ्रंट्स पे लगातार नहीं लड़ पाएंगे, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसीलिए वो बात करते हैं नॉर्मली एक फ्रंट फाइट करने के लिए कुछ दिन और फिर दूसरे फ्रंट शिफ्ट करेंगे। वो इस तरह की बात करते हैं, स्विचिंग फ्रंट्स। साइमल्टेनियस एंगेजमेंट के लिए तो 15 दिन तो बहुत कम पड़ेगा, तो इट विल नीड मच मोर देन दैट। चलिए, थैंक यू। अब हम अपनी लीड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, मैरीटाइम थिएटर कमांड।
संदीप, थिएटराइजेशन को लेके खूब बातें हो रही हैं, लेकिन फाइनली अब हम देख रहे हैं कि जैसे 2020 कंक्लूड हो रहा है, अब थिएटराइजेशन को लेके थोड़े सीरियस होते चल रहे हैं, फोर्सेस में भी, सर्विसेज में भी, और इस तरह की खबरें आप लोग ब्रेक भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मैरीटाइम थिएटर्स पे जाएं, क्या जानकारी है आपके पास? हम थिएटराइजेशन को कब एक्शन में देख पाएंगे? क्या अगले साल या उसके अगले साल कोई उम्मीद है कि इस पे काम शुरू हो जाए, प्लानिंग से आगे का? देखिए, इसके 3 फेजेस हैं इसेंशली जो है। 2020 में इसकी सारी प्लानिंग कर रहे हैं ये सीडीएस की ऑफिस। जो 3 स्टडीज शुरू कर दिए उन्होंने। एक नेवी स्टडी है जो मैरीटाइम थिएटर कमांड को देख रही है, एक दूसरा है एयरफोर्स का, एक नेशनल एयर डिफेंस कमांड के लिए है, और तीसरा जो है वो थल सेना को के ग्राउंड फोर्सेस स्पेसिफिक ग्राउंड और एयर इंटीग्रेटेड कमांड्स जो 3 बनने वाले हैं, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, उसको लेके हैं। तो 2020 में ये सारी स्टडीज कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग नेवी की कंप्लीट हो गई है। 2021 में वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू करेंगे उसको, और 2022 में उसको जाके हम एक आकार दिया जाएगा उसको। पहले जो 2 थिएटर कमांड है वो 2022 अर्ली में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ये डेडलाइन है। और मैंने कुछ ही दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत से भी बात की। उनका ये भी मानना है कि अर्ली 2022 तक हम पहले 2 जॉइंट थिएटर कमांड्स एस्टैब्लिश कर देंगे। अच्छा, हम जरूर आपकी उस स्टोरी को संदीप आने वाले इंडिया टुडे इशू में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि क्या वो 2 थिएटर्स कौन से होने वाले हैं? आपकी सीडीएस से बात हुई है, और जब आपने थिएटराइजेशन को डिस्कस किया सीडीएस से, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? एक तो डेडलाइन के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो मैंने कहा आपसे 2021 और 22 तक पहले 2 कमांड्स आ जाएंगे। पहला कमांड जो है एयर डिफेंस कमांड होगा, नेशनल एयर डिफेंस कमांड, जो एयरफोर्स के अंडर होगा, और सारे जो एयरफोर्स और आर्मी के एयर एसेट्स जो है उसको इंटीग्रेट करेगी, और एयरफोर्स जो है पूरे एयर स्पेस का देख रेख करेगी। और ये पहला होगा, क्योंकि ये उनका ये भी मानना है कि ये इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप जल्दी इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड कमांड जो है मैरीटाइम थिएटर कमांड है, जो नेवी फोकस्ड है। इसमें ईस्ट और नेवी के जो अब 2 कमांड जो है, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, वो उन दोनों को जोड़ के, उनके फ्लीट्स को जोड़ के, और फिर अंडमान एंड निकोबार कमांड की जो ट्राई सर्विसेज, जो अकेली ट्राई सर्विसेज कमांड है, एक्चुअली 2 है, पर जो टैक्टिकल लेवल पे जो है वो अंडमान निकोबार कमांड है। इन तीनों एरियाज को इंटीग्रेट करेगी ये मैरीटाइम थिएटर कमांड। और कोस्ट गार्ड के भी जो एसेट्स हैं, और जो भी छोटे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं, और आर्मी के जो भी ये एम्फीबियस ब्रिगेड्स है, उस सबको जोड़ के एक मैरीटाइम थिएटर कमांड को बनाएंगे। मैं बिल्कुल 2020 मैं सिलसिलेवार तरीके से संदीप आपसे जानना चाहता ही हूँ थिएटर कमांड के कंपोनेंट्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा सवाल है, चूंकि आपने एयर डिफेंस कमांड का जिक्र किया। आपने अपनी एक स्टोरी में ये चीज लिखी है कि एयर डिफेंस कमांड बनाना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो एक थिएटर कमांड ना होके वो एक फंक्शनल कमांड है। क्या आइडिया है इस आर्ग्यूमेंट के पीछे? फंक्शनल कमांड ये है कि क्योंकि वो एयरफोर्स ऑलरेडी एयरफोर्स ज्यादातर इट इज ऑलरेडी हैंडलिंग दीज टास्क, एयर डिफेंस रोल जो है। जब ये प्रॉब्लम यहाँ पे कि आर्मी के भी काफी सारे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स है, जैसे आर्मी एयर डिफेंस जो है एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात चल रही है कि आर्मी एयर डिफेंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा एयरफोर्स के साथ, ताकि कि एक ही एजेंसी हो। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक एयरफोर्स के जहाज उड़ रही है और आर्मी उसे टारगेट कर रही है। तो हमारे साइलोइजेशन का प्रॉब्लम ये भी है कि दोनों सर्विसेज आपस में बातचीत नहीं कर रहे। अगर एक कॉमन एयर डिफेंस पिक्चर आ जाए पूरे आर्म फोर्सेस को, तो फिर एक ही अथॉरिटी है जो सारी एयर डिफेंस देखेगी, और वो डिसाइड करेगी कि कौन किस टारगेट को एंगेज करेगा। और उनका ये भी मानना है कि जैसे कि हुआ था ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के उसी कुछ दिन बाद आपने सुना होगा कि Mi-17 एक एयरफोर्स के Mi-17 फ्रेंडली फायर इंसिडेंट में नीचे डाउन किया गया उससे। तो उनका ये भी मानना है कि इस तरह के जो फ्रेंडली फायर इंसिडेंट्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल, अगले दिन हुआ था, जिस दिन बालाकोट स्ट्राइक्स होते हैं अगले दिन पीएफ रिस्पॉन्ड करती है, और उसी दौरान
एक कंफ्यूजन के दौरान ये हुआ था। संदीप, अब हम बिल्कुल पूरा टाइम जितना हमारे पास अब बचा है और आपके पास है, हम उस पे मैरीटाइम थिएटर को ही देना चाहते हैं। मैरीटाइम थिएटर कमांड में जो थिएटर शब्द है, क्या पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए उसकी ज्योग्राफी एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? हम ओशन में कितनी जगह की बात कर रहे हैं, हम इंडियन पेनिनसुला में कितनी जगह की बात कर रहे हैं, और कहाँ तक के सिक्योरिटी और पेट्रोल ड्यूटीज करेगी ये मैरीटाइम थिएटर कमांड? निखिल, ये जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है, ये हमारे सारे जो ओशियनिक इंटरेस्ट है, इंडिया के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, उसका देखरेख करेगी। और ये इंटरेस्ट तो कई टायर्स में है। जैसे कि एक तो है आपकी जो कोस्टल सिक्योरिटी है, जी हाँ। दूसरे टायर में है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले टायर है, और तीसरा जो है इंटरनेशनल वाटर्स पे है, लेकिन आप अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं उस एरिया में। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,000 किलोमीटर से ज्यादा, वो है। उसके आगे आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कई सारे मिलियन किलोमीटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और उसके आगे चलकर आपकी इंटरेस्ट है, इंडियन ओशन रीजन में इंटरेस्ट है, जैसे कि पर्शियन गल्फ में, जहां से मलाका आप स्ट्रेट तेल आता है, मलाका स्ट्रेट्स है जहां से आपकी शिपिंग चलती है, और ये गल्फ ऑफ एडन जहां से भी एक शिपिंग रूट है, की एक शिपिंग रूट है। और फिर यहाँ साउथ अफ्रीका के पास जो है, जहां से शिपिंग एंटर करती है इंडियन ओशन, और ऑस्ट्रेलिया के पास इंडोनेशियन आइलैंड। ये पूरी जो ज्योग्राफी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। इंडियन ओशन रीजन जो है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स भी वापस आ रही है। उन्होंने अपने पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड का नोमेनक्लेचर दे दिया। तो इंडियन ओशन अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ओशन बन चुका है। बहुत सारे देश जो है इस तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि इतने दो बड़े जायंट्स है, इकोनॉमिक जायंट्स, इंडिया है और चाइना है, मार्केट्स है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शिपिंग है, जो लगभग 60% शिपिंग इसी एरिया से गुजरती है। बहुत ही एक वाइटल इकोनॉमिक एरिया है, दुनिया की पूरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की फलक्रम है। तो हमारी जो मैरीटाइम थिएटर कमांड क्या करेगी, सारे जो हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो भी मैरीटाइम थिएटर को फोकस्ड हैं, उन सबको एक ही कमांड के अंडर वो लाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आर्मी के एम्फिबियस ब्रिगेड्स हैं। जी हाँ। एम्फिबियस ब्रिगेड्स वो हैं जो सोल्जर्स जो जहाज पे उनको लेके जाते हैं, लैंड करते हैं, एम्फिबियस असॉल्ट, डी डे टाइप के जो नॉर्मंडी लैंडिंग्स में आपने पिक्चर में आपने देखा होगा, उस तरह के जो हैं 2 ब्रिगेड्स हैं आर्मी के पास, करीब 6,000 सोल्जर्स की। एयरफोर्स के कुछ स्क्वाड्रन्स ऐसे हैं जो एंटी शिपिंग मिशंस के लिए डेडिकेटेड हैं। जैसे इधर गुजरात में जैगुआर स्क्वाड्रन्स बेस्ड हैं, जो टाइगर शार्क्स आपको जी जो हार्पून मिसाइल से इक्विप्ड हैं। और नीचे इधर साउथ में जो है नई स्क्वाड्रन लास्ट ईयर उन्होंने शुरू किया है, सुखोई 30 ब्रह्मोस इक्विप्ड स्क्वाड्रन है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राई सर्विसेज के एसेट्स हैं। और फिर कोस्ट गार्ड भी है, जिसको चौथा सर्विस माना जाता है। तो ये सारे जो एसेट्स को एक ही मैरीटाइम थिएटर कमांडर के अंडर लाने की बात है इस प्रपोजल में। और ये मैरीटाइम थिएटर कमांडर जो है कारवार में बेस्ड होगा। कारवार जो नेवी की सबसे बड़ी जो बेस बनने वाले, आगे चलकर ये मुंबई पूरा शिफ्ट होके क्योंकि जा रहा है कारवार। बिल्कुल, प्लान तो वैसे ही था, लेकिन अभी लगता है दोनों ऐसे एक साथ चलेंगे काफी समय तक, जब तक कि कारवार पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है, तब उसे काफी टाइम लगेगा। अभी उसकी फेज 2 का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं पर बेस्ड है। बहुत ही विशाल बेस है, मैं वहां जा चुका हूं कई बार, और बहुत ही एक स्पेक्टेकुलर बेस है। इसी वजह से वो कारवार को डेवलप करना चाहते हैं, आईएनएस कदंबा को, इसलिए मैरीटाइम थिएटर कमांडर वहीं पर बेस्ड होंगे। और हमारे जो वेस्टर्न फ्लीट है इंडियन नेवी की, और ईस्टर्न फ्लीट, दोनों उनके अंडर आएंगे और दोनों उनको रिपोर्ट करेंगे। और ये भी नहीं, कोस्ट गार्ड के जो सारे एसेट्स हैं, तो कोस्ट गार्ड के करीब 100 से ज्यादा पेट्रोल क्राफ्ट है, 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट है, ये सारे जो है ये मैरीटाइम थिएटर के अंडर आए थे। तो थिएटर का मतलब क्या है, जैसे सिनेमा थिएटर नहीं, बट एक युद्ध के टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं, जहां पे
आपके सारे एक एसेट्स डिप्लॉय होते हैं, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, जैसे कि जैसे मैं कह रहा था अभी कि साउथ ऑफ द इंडिया जो भी है, इन पेनिनसुलर इंडिया जो भी फोकस कर रही है इंडियन ओशन रीजन पे, दैट इज द थिएटर, जो पूरी जो मैरीटाइम थिएटर काफी विशाल स्पेस है। इसी वजह से उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि ये सारे हमारे एसेट्स है एक ही मैरीटाइम थिएटर कमांडर के अंदर आ जाए। काफी इसकी ये वजह है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो एक तरह से सीडीएस हो गया है नेवी के लिए। जैसे मैं इस डिफेंस स्टाफ कंटेंशियस पॉइंट पे आना चाहता था जी, और हम जरूर उस पर बात करने वाले हैं। एक छोटा सवाल, चूंकि हमने जैसा आप संदीप आप बता रहे थे, कम से कम हमको समझ में इससे वो आया कि बाकी दो सर्विसेज के तो एसेट्स बाकी जगह भी रहेंगे, आर्मी के भी, और आर्मी के तो 3 कमांड्स उनको मिल ही रही हैं, एयरफोर्स के भी अपने एसेट्स रहेंगे। कोस्ट गार्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो वो पूरी तरह से मैरिटाइम थिएटर का जो भी सीएनसी होगा उसके अंडर आ जाएगा। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे दर्शक जाने, कोस्ट गार्ड बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज, पेट्रोल ड्यूटीज उनकी कुछ कुछ सिविलियन नेचर की भी होती है, पैरामिलिट्री नेचर की भी होती हैं। तो उनको मैरिटाइम थिएटर में के अंदर लाने के पीछे क्या आइडिया है? क्योंकि उन्हें किसी वजह से एक मिलिट्री कमांडर के अंदर नहीं रखा जाता है, और अब वो वापस वहां जाने वाले, और ये एक बहुत पुरानी डिमांड एमी में रही भी है कि आपको क्यों अलग से कोस्ट गार्ड चाहिए। शिप्स उनके पास भी हैं, शिप्स हमारे पास भी हैं। कोस्ट गार्ड को मैरिटाइम थिएटर कमांड के तहत लाने के पीछे क्या मकसद है? पहले निखिल हमें समझना चाहिए कोस्ट गार्ड की शुरुआत क्यों की है 1977 में, क्यों किया था? क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने कहा, कॉन्स्टेबलरी टास्क है, पुलिसिंग मिशंस है जो एक नेवी नहीं कर पाती है। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग से कोस्ट गार्ड का गठन किया था 70s में, और इसे 40 साल से ज्यादा हो गया अभी। और यही एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है आगे चलकर कि आपने कोस्ट गार्ड जो एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अमेलगमेट कर दिया। तो जो डिस्टिंक्शन था, जो पुलिस, मरीन मैरीटाइम पुलिस और एक फाइटिंग आर्म फोर्सेस का, उसमें थोड़ा ब्लर हो सकता है। और इसके ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ये पहली बार नहीं है जो नेवी ने सजेस्ट किया है कि हम कोस्ट गार्ड को ऑब्जॉर्व करेंगे। इसीलिए इसमें काफी कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है, खास करके होम मिनिस्ट्री से या डिफेंस मिनिस्ट्री में ही ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मैरीटाइम थिएटर कमांड का, ये अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को प्रेजेंट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या हमें कोस्ट गार्ड को एमटीसी के अंदर लाना है या उसे अलग से ही रखना चाहिए। और इसे अलग रखने में कई सारे फायदे भी हैं, और लेकिन जो नेवी ने इसको रिपोर्ट को बनाया, नेवी का ये मानना है कि देखिए ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है। कई वक्त हमें लगता है कि हम कहीं पेट्रोल कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अगर जहाज एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना दोनों को एक ही, मतलब वो रिडंडेंसी कम करना चाहते हैं, वेस्टेज कम करना चाहते हैं। और जो कोस्ट गार्ड जो पैरेलल एसेट्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, या ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर हो या फिर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों को इंटीग्रेट कर दे, तो हम एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं दोनों। तो ये एक बहुत ही एक डिफिकल्ट टॉपिक है, विवादित इशू है, और मुझे नहीं लगता है इसके कोई जल्दी सोल्यूशन निकलने वाला है। ये आईटीबीपी और आर्मी वाली बहस है कि आईटीबीपी हमको दे दो। बिल्कुल, ये आईटीबीपी वाली बहस है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी वाली जो बहस है। तो जैसे आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो युद्ध के समय आर्मी के अंडर आती है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और असम राइफल्स है, दो ऐसे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है जो आर्मी ऑपरेटेड, जो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध के समय पे आर्मी के अंडर आते हैं। और कोस्ट गार्ड में भी ऐसे बिल्कुल यही सिचुएशन है। इसीलिए शायद नेवी ने कह दिया कि देखिए, अगर आप वॉर टाइम सिचुएशन में इसे नेवी के नीचे लाते हो तो फिर क्यों ना पीस टाइम में भी इसको किया जाए। तो इसमें काफी, जैसे मैं कह रहा था कि इश्यूज हो सकते हैं, और एमटीसी तो बनेगा जरूर, उसमें कोई बात नहीं है, मतलब देयर इज नो डिबेट ऑन दैट, इट विल हैपन। लेकिन क्या कोस्ट गार्ड इसके अंदर वो करेंगे, पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये हमें देखना है। ओके संदीप,
बाकी दो सर्विसेज के जो चिंताएं हैं उस पर हम जरूर आना चाहते हैं, और वो आपके सुपर कमांडर इन चीफ वाली जो बात है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एमटीसी जब आ जाएगा, नेवी के पास में कई सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनका टैक्टिकल यूज हो सकता है, कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो स्ट्रेटेजिक यूज के लिए हैं। फॉर एग्जांपल अरिहंत आपके पास में है, अरिगात अभी आने वाला है, उसके ट्रायल्स अब के शुरू हो जाएंगे। तो जो ये आपके बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा है, क्या ये भी एमटीसी के कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करेंगे ये एसेट्स, या फिर इनके लिए कोई अलग प्लान है? निखिल, ये जो स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स की बात किया आपने, वो जो है उसकी जो रिपोर्टिंग चेन अलग है, बिल्कुल अलग है। नेवी ने स्टाफ किया है वो सबमरीन्स को, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर को रिपोर्ट करते हैं, एसएफसी को, जो एक दूसरे ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। उसका अलग चेन ऑफ कमांड है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक वेपन है। अगर हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्वायर किए हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जैसे प्लान है 6 एक्वायर करने का, और अब चक्रा है हमारे पास, वो टैक्टिकल यूज के लिए नेवी को दिया जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक सबमरीन जो है नेवी को नहीं रिपोर्ट, उनका रिपोर्टिंग चेन अलग है। ओके, चलिए अब संदीप हम एक एक करके जो दो बाकी सर्विस के एसेट्स है उन पर बात करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं साउथ ऑफ विंड वाला जो थिएटर होगा, साउथ ऑफ विंड में आर्मी का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। तो उनमें से कितनी चीजें एमटीसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो अपना उतना सारा एचआर, उतना सारा इक्विपमेंट, उतनी सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं, क्या आर्मी गिव अप करने को तैयार होगी किसी नेवल ऑफिसर को? निखिल, ये जो सदर्न आर्मी कमांड जो पुणे में बेस्ड है, उसके कोई एसेट्स नहीं लेंगी ये मैरीटाइम थिएटर कमांड, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सदर्न आर्मी कमांड की फोकस जो है मैरीटाइम थिएटर पर नहीं है। Okay. वो लैंड बॉर्डर्स फोकस्ड है, जो वेस्टर्न थिएटर और नॉर्दर्न थिएटर के ये है। वो उनके पास एक स्ट्राइक कोर है जो वेस्टर्न थिएटर में फोकस्ड है। तो हो सकता है कि सदर्न थिएटर कमांड के एसेट्स वेस्टर्न थिएटर कमांड को में चले जाए, ये प्लानिंग है। तो जो भी एसेट्स, जैसे मैं कह रहा था कि नेवल या मैरीटाइम फोकस्ड जो भी एसेट्स है, एयरफोर्स के हो या आर्मी या नेवी तो है ही, वो सारे मैरीटाइम थिएटर कमांडर के नीचे आ जाएंगे। ओके और संदीप, इस एमटीसी को लेकर के इस तरह की बातें भी खूब हैं कि अब जो हमारे जो एमटीसी का नेचर होगा वो थोड़ा एक्सपीडिशनरी भी होगा। आप बात कर भी रहे हैं गल्फ ऑफ एडन से लेकर के मलाका स्टेट्स और केप ऑफ गुड होप। हम ये समझना चाहते हैं कि इसमें जो शोर अटैकिंग कैपेबिलिटीज हैं, क्या उनको डेवलप करने पे कोई विचार होने वाला है? कि आपके पास अभी आपके पास में ज्यादा संख्या में आपके पास ऐसे ट्रूप्स नहीं है जिनको आपने ट्रेन किया है टू बी मरीन्स, जो आइडिया है यूएस में, और वो जो एक बेसिक आइडिया है एक्सपेडिशनरी फोर्स का जो शोर पे लैंड कर सके। तो सिर्फ आर्मी के एसेट्स एज इट इज वहां पे जाएंगे, या फिर उनका रोल भी चेंज हो सकता है जब वो नेवी के पास जाते हैं? निखिल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, और खास क्योंकि नेवी ने बहुत सालों से एक, जैसे हमने एक प्रीवियस एपिसोड हमने किया है मरीन्स पे, एक मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स 12,000 ऑलमोस्ट एक डिवीजन, एक मरीन डिवीजन की बात कर रही थी नेवी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है वो आने वाला है, क्योंकि ये जॉइंट मेंशन आप दे रहे हो उनको। बिल्कुल। तो ये अब क्या आर्मी के एसेट्स को वो ऐसे ट्रेन करके यूटिलाइज कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ दैट मरीन फोर्स दैट वो जो प्लान कर रहे थे, ये हमें देखना है। क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता है एक ऐसे परमानेंट फोर्स जो प्लान अब है उसमें ये एक परमानेंट फोर्स स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जैसे आर्मी की जो फिलॉसफी है वो रोटेट करने की फिलॉसफी है। जो सारे बटालियंस और ब्रिगेड्स जो भी है एम्फीबियस रोल में, उनको रोटेट किया जाता है। ये एक पीस टाइम लोकेशन के तौर, नॉर्मल एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे उनको दिया जाता है, क्योंकि प्राइमरी फोकस जो आर्मी की है लैंड बॉर्डर्स पे, वेस्ट और नॉर्थ पे। तो मुझे नहीं लगता अभी जो सिचुएशन है और अभी की जो प्लानिंग है उसमें ऐसे इन सोल्जर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ट्रेनिंग उनके पास है वो नॉर्मल बीचेस पे लैंड करने की है। कंटेस्टेड बीचेस जो एक अपोज्ड लैंडिंग कैरी आउट करने की जो क्षमता है, वो अभी तक मुझे नहीं लगता है हमारे पास है। जिस तरह से यूएस नेवी के पास यूएस मरीन कोर है, जो फोकस उनकी पूरी जो फोकस है ये मैरीटाइम एक्सपीडिशन, वो शोर्स अटैक करने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल।
वो सिर्फ उसी फोकस से उन्होंने रेस किया उनको, और मुझे नहीं लगता उस कैपेबिलिटी पे हम आ चुके हैं, क्योंकि अभी भी जो है नेवी की है एक ब्रिगेड प्लस लिफ्ट कर सकती है एसेट्स। जो है एक ब्रिगेड अगर चल के बहुत सारे जहाज आप यहाँ वहां से ले आएंगे तो 2 ब्रिगेड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से आप इसको ये कर सकें। और ये फोर्स्ड एंट्री कहते हैं वो, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। डिप्लॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोल्जर्स को उठा सकते हैं, लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक फोर्सेबल एंट्री करना हो अगर किसी एक एनिमी शोर्स पे, उसमें काफी कुछ दिक्कत आ सकती है। अब हम एयरफोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स जो, और वैसे मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, संदीप और हम जो बात कर रहे हैं ये संभावनाओं पे बात चल रही है, ठीक है, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, एमटीसी को भी बनने में समय है, तो ये संभावनाओं पे बातें चल रही हैं, तो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। संदीप, अब एयरफोर्स पे आते हैं। आपने कहा कि सुखोई का एक स्क्वाड्रन जाएगा, हमें समझना चाहते हैं कि नेवी का जो नेवल एयर आर्म है और एयरफोर्स का जो वो वाला फोकस है जहां पे वो शोर्स को डिफेंड करते हैं, उसमें अच्छा खासा ओवरलैप है। तो और वो बहुत अलग अलग तरह, और सुखोइस के अलावा भी वो बहुत सारा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ हम एक स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स में भी हम एक बहुत बड़े लेवल पे, मतलब चाहे उनका रोल ना चेंज हो लेकिन वो एसेट्स कम से कम ऑपरेशनली ट्रांसफर हो जाएंगे एमटीसी के सीएनसी को? आइडिया तो यही है निखिल कि सारे जो एयरफोर्स के जो एसेट्स, जो जैगुआर हो या फिर सुखोइज हो, जो भी एंटी शिप रोल में है, मैरीटाइम अटैक रोल में है, वो सारे ये एमटीसी के अंडर आ जाएंगे। और एक अब ये जो प्रॉब्लम है कि वहां पे तेजस स्क्वाड्रन भी है, 2 स्क्वाड्रन उन्होंने रेस किए, क्या ये एमटीसी के अंडर आ जाएंगे या फिर किसी और एयरफोर्स के पास चली जाएगी, क्योंकि इनका जो है इट इज नॉट अ मैरीटाइम रोल, अभी इट इज बेसिकली इट इज अ एयर डिफेंस रोल जो, एंड इट्स बेसिकली अभी भी उनका इंडक्शन चल रहा है, तो ये एक कंटेंशियस पॉइंट हो सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी माइनर इशू। लेकिन मेजर जो है ये जागुआर्स हैं और सुखोइज हैं। सुखोई और ब्रह्मोस बहुत ही एक फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटी है, और मेन आइडिया जो है निखिल, अगर कोई थ्रेट है, आइडिया इसकी इनका ये सोच ये है कि एक अगर कोई एक मैरीटाइम थ्रेट है तो मैरीटाइम थिएटर कमांडर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैं इस थ्रेट को कैसे हैंडल करूंगा। क्या मैं अपने सुखोइज वहां भेजूंगा या फिर यहाँ से भेजूंगा, या फिर मेरे पास जो इंडियन नेवी के जो P8Is हैं उसको डिप्लॉय करूंगा। तो ये ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, और फिर वो एलोकेट भी कर सकता है कि देखिए ये इस रोल में मैं एक P8I नहीं डिप्लॉय करूंगा क्योंकि इसकी अलग मिशन भी इसमें यूज कर सकता हूं, मैं उसको एंटी सबमरीन मिशन में यूज करूंगा, और मैं क्योंकि ये एक सरफेस अटैक रोल है, मैं उसको सुखोइस को डिप्लॉय कर दूंगा। तो इस तरह के ऑप्शंस खुल जाते हैं जो कि अब नहीं है, जो है पर उससे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि आपको कांटेक्ट करना होगा किसी और सर्विस को, तो आपके पूरे सर्विस से आपको कांटेक्ट करके फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस को, इस तरह की जो चिट्ठी पत्री का काम कम करना है अपने को। बहुत है। ये अब जो एमटीसी के बनने के बाद एक ही आदमी सारा कुछ देख लेगा और जो कारवार में बैठा होगा। अब एक विवादित प्रश्न की ओर चलना चाहते हैं संदीप हम, आई मीन नो ऑफेंस जब मैं ये कहता हूँ, जो 3 थिएटर कमांड्स हैं जो मान के चला जा रहा है कि वो आर्मी जनरल्स के अंडर जाएंगी, उनको लेकर के किसी को ये चिंता नहीं कि अच्छा इनका चीफ कौन होने वाला है, लेकिन इस बात को लेकर के काफी कौतूहल है, काफी रुचि है और काफी बहस भी है कि एमटीसी एक नेवल ऑफिसर के पास में जाएगी। संदीप, ये कंफ्यूजन क्या है, और वो जो सुपर सीडीएस वाली बात आ रही है, क्या आप हमारे दर्शक, क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैंने आपका पीस पढ़ा, क्या हमारे दर्शकों के लिए आप उसको थोड़ा आसान करके बता सकते हैं कि वो बहस क्यों हो रही है? सुपर सीडीएस यानी कि जब सीडीएस को ऑपरेशनल कमांड्स मिल जाएंगे, थिएटर कमांड्स मिल जाएंगे, जब एमटीसी बनता है तो जो आपकी जब एमटीसी बन जाते हैं तो आपने कहा था कि ये ऑलमोस्ट सीडीएस के रोल की तरह हो जाएगा। तो निखिल, ये एमटीसी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बात कर रहे हैं इतनी स्टैगरिंग है, इसकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एसेट्स उनके पास आ जाएंगे, ये शायद ही किसी और थिएटर में होगा इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसीलिए लोग कह रहे थे कि शायद इनको एक एक्चुअली 4 स्टार एडमिरल की पोस्ट उनको क्रिएट करनी पड़ेगा, लेकिन उनका मानना है अब फिलहाल जो है एक वाइस एडमिरल को ही अपॉइंट करेंगे वो,
वाइस एडमिरल जो है 3 स्टार है, इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल इन आर्मी और एयर मार्शल इन एयरफोर्स। तो लेकिन अब बात चल रही है कि ये रिपोर्ट किसको करेंगे। तो इस रिपोर्ट के सजेशन के तहत वो मानते हैं कि ये मैरीटाइम थिएटर कमांडर अब रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी को, और चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स बैठते हैं और उसके हेड जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। तो वो एक कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। और उस कमेटी के हेड तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही है, वो परमानेंट चेयरमैन है, लेकिन वो कंसेंसस तौर पे बना जाएगा। वो अगर कोई 2 या 3 चीफ्स ने आपत्ति ली तो उनको ओवर रूल नहीं कर पाएगा। उस तरह की एक स्लाइटली एक डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस सिचुएशन के लिए यही बेहतर है। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर में सीडीएस ही थिएटर कमांडर्स के बॉस होंगे। ये जो 5 थिएटर्स बन रहे हैं, 3 आर्मी फोकस्ड, 1 एयरफोर्स और 1 नेवी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही होंगे। मैंने सीडीएस से यही बात पूछी कि क्या आप इनके बॉस होंगे। इसे उन्होंने कहा कि मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे जो 8 या 9 साल के बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएगा वो ही इन सारे थिएटर्स के इंचार्ज होंगे। ट्रू मिलिट्री कमांडर, सिंगल पॉइंट मिलिट्री कमांडर वही बनेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसीलिए कि हमें एक दूसरे की सर्विसेज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जैसे कि आर्मी चीफ को पता नहीं है कि नेवी के एसेट्स क्या है, वो क्या कहाँ डिप्लॉयड है, इनकी क्या कैपेबिलिटीज है। आर्मी ये भी नहीं जानती है कि एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो हम जो है पिछले 60-70 साल से ये सिंगल सर्विस मॉडल फॉलो करते करते किसी एक सर्विस को दूसरे सर्विस या तीसरे सर्विस के कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात की कॉग्निसेंस ली है कि इस वक्त जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उतनी नहीं है। आगे चलकर हमें एक्चुअली इस जॉइंटनेस को एनकरेज करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ानी है। तो हो सकता है फिर आगे 7 या 8 साल बाद कोई एक नेवल एडमिरल आ जाए जिनको एयरफोर्स के हाँ बिल्कुल, जो एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, आर्मी के बारे में भी जानते हैं, और फिर वो सीडीएस भी बन सकते हैं। तो ये मानना है। ये एक सोच ये भी है कि पहले 2 या 3 अपॉइंटमेंट्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आर्मी के जनरल्स ही होंगे, क्योंकि हमारी जो फोकस है एक्सेसिवली लैंडवर्ड फोकस्ड है, और हमारे चैलेंजेस भी लैंड बॉर्डर से ही आ रहे हैं। लैंड बॉर्डर से है। मैरीटाइम थिएटर्स हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवादित बॉर्डर्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है जहां पे आपने शिप्स डिप्लॉय किए, या जैसे कि साउथ चाइना सी में एक अगर थियोरेटिकल ये है कि अगर फिलीपींस हो या वियतनाम या इंडोनेशिया जैसे देशों में नेवी की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वहां विवादित जो बाउंड्रीज हैं वो साउथ चाइना सी को लेके। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एमटीसी जल्दी से जल्दी अपने साकार रूप में आए और जितने इश्यूज और जितने विवादों के बारे में हमने बात की है वो उसमें ना रहें। लेकिन अभी चर्चा चल रही है, जो इसका अंतिम रूप जब निकल के सामने आएगा तो संदीप उसे ब्रेक करेंगे ही, जैसे कि बहुत टाइम से हो रहा है, और उस पर भी हम एक रखवाले बनाएंगे। थैंक यू संदीप। अब हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस को एंटरटेन करना चाहते हैं, उनके जवाब हम आपसे लेंगे। पहला सवाल मयंक दंडोतिया का है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे जो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वहां से कौन कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट हम अभी तक के हम ऐसी है जो हम ले सकते हैं और हम प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, जो स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस है स्पेस में अभी तक का सरकार का, उसमें से कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर को देके फिर वहां से स्पेस और डिफेंस के लिए हम प्रोडक्ट्स निकलते हुए देख सकते हैं। एक अच्छा आइडिया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम स्पेस प्रोग्राम से समझ सकते हैं निखिल, ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आईएसआरओ की सबसे बड़ी जो है, यही नहीं कि रॉकेट्स उन्होंने बहुत पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन उनकी जो मॉडल है उसको हमें स्टडी करना चाहिए कि कैसे एक लाइट ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर दिए। उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज नहीं लगाए या कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं किया है जितना कि उन्होंने ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स उनको बहुत बेहतरीन
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज है उनके, कि वो डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन अप्रूव करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। और ये मॉडल जो है डीआरडीओ को, लोग कहते हैं कि डीआरडीओ शुड फॉलो द आईएसआरओ मॉडल। ये बहुत पहले करना चाहिए था उनको, लेकिन डीआरडीओ उस वक्त हमारी जो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में उतनी इन्वेस्टेड नहीं थी जितना अब है, आज जो जितना आजकल है। तो अब जो है चल के डीआरडीओ इसी मॉडल को फॉलो कर रही है कई सालों से। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है वो सेल्फ प्रोपेल्ड गन वज्र का जो है 155x52 जो एलएनटी बना रही है इंडियन आर्मी के लिए, 100 गनों का जो ऑर्डर है। इसके बाद उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो खाली हो जाएगी मार्च अगले साल तक। अब डीआरडीओ और एलएनटी की एक कोलैबोरेशन है एक मीडियम लाइट टू मीडियम टैंक बनाने की, उसी फैसिलिटी को लेके। तो इस तरह की जब आप स्किल सेट्स हैं कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है, तो फिर डीआरडीओ कोलैबोरेट कर सकती है सेक्टर्स में। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो स्पेस प्रोग्राम ने हमें दिया। और ये मत भूलिए कि हमारे जो सबसे फॉरमोस्ट मिसाइल साइंटिस्ट है, मिसाइल मैन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो स्पेस इसरो से ही आए हैं। और सारी जो उनकी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं सारे उन्होंने इसरो से ही सीखा था। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी स्पेस प्रोग्राम में दे सकती है। अगला सवाल रोहित ठाकुर को लेके है। रोहित ने वैसे ये सवाल शिव से पूछा था, और हम जब शिव आएंगे तब हम शिव से भी पूछेंगे, लेकिन अभी हमारे पास संदीप हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से सबसे बेहतर डिफेंस मिनिस्टर कौन था। एक जवाब मनोहर पर्रिकर वाला हम इससे पहले दे चुके हैं, मनोहर पर्रिकर के रोल को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। संदीप, पर्रिकर से जब हम पीछे जाते हैं, उन पर्रिकर से पहले डिफेंस मिनिस्टर्स में आप किनको पाते हैं कि जिनका टेन्योर बहुत फ्रूटफुल रहा तीनों सर्विसेज के लिए? निखिल, मैं मानता हूँ जॉर्ज फर्नांडिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मिनिस्टर है। मनोहर पर्रिकर और जॉर्ज फर्नांडिस को मैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे देखूंगा, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जो है इस तरह के मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो न कि एक पॉलिटिशियन थे और टेक्नोक्रेट भी थे। उन्होंने एक डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस बिजनेस चलाई थी उन्होंने, डीआरडीओ को सप्लाई करते थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और आईआईटीएन थे, काफी टैलेंटेड थे। उनकी जो टेक्नोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है आज तक किसी मिनिस्टर में नहीं है इस तरह से। जो जॉर्ज फर्नांडिस का जो था वो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन थे, हार्ड कोर पॉलिटिशियन थे। और उनकी जो बिग पिक्चर वाली सोच है वो बहुत कम डिफेंस मिनिस्टर्स में आया है, क्योंकि उनको पता था कि आपको याद होगा 20 साल पहले उन्होंने कहा दिया कि चाइना इज इंडियाज एनिमी नंबर 1। और उन्होंने इसी बात ये बात उस वक्त कही क्योंकि उनको पता था कि चाइना कैसे डेवलप कर रही है और जल्द ही वो नंबर 1 एनिमी बन जाएगी हमारे। जो आज हम बात कर रहे हैं 20 साल बाद, कारगिल के 20 साल बाद। और ऐसे बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हम देखिए ज्यादा फोकस किया हमने पाकिस्तान पर, जबकि चीन जो है मेजर मिलिट्री थ्रेट है। तो इसीलिए मैं मानता हूं जॉर्ज फर्नांडिस, मनोहर पर्रिकर को अगर आप देखोगे तो ही इज वेरी वेल नोन एज अ गुड डिफेंस मिनिस्टर, बट जॉर्ज फर्नांडिस वाज probably as good if not a better defense minister। एक आखिरी सवाल ओमकार दड़पे का हम लेना चाहते हैं। ओमकार दड़पे ने एक बहुत बड़ा पुराना सवाल पूछा है, लेकिन उसकी चर्चा अभी फिर से हो रही है, स्पेशली जब से नेवी चीफ का जो एनुअल एड्रेस होता है, वो हमने जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, माफ कीजिएगा, उसमें इस बात का जिक्र आया। ओमकार पूछ रहे हैं कि कैन वी रियली अफोर्ड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ड्यूरिंग दीज टफ इकोनॉमिक टाइम्स व्हिच शो नो साइंस ऑफ ग्रोथ। तो संदीप, नेवी चीफ ने कहा कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, वो ही कह रहे हैं कि उसके मतलब कि वो बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन इस तरह के हिंट्स सीडीएस बहुत क्लियरली दे चुके हैं कि आपको दो में से एक चुनना पड़ेगा, आप सबमरीन्स लीजिए या तो आप कैरियर लीजिए। कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं इस कंफ्यूजन को? निखिल, नेवी मानती है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एब्सोल्युटली एसेंशियल है। वो बिना इसके 2030s में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि जब 2032 की जब बात कर रहे हैं, जब वो इन सर्विस में आएगी तब चाइना के पास 4 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और मनोहर पर्रिकर भी जो थे जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी काफी सारे ऑब्जेक्शंस थे IIC-2 को लेके, जो मतलब दूसरी जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की प्लान है हमारे कोचिन में ही।
उनका ये मानना है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो जिस साइज की जो टारगेट प्रेजेंट करती है, 60-65,000 टन की जो टारगेट है, अगर आप देखोगे आज की जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी से आप बहुत जल्द ही एक लार्ज साइज एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कर सकते हैं। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो ऑपरेट करती है, 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर रही है, वो भी अब बात कर रहे हैं छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्वायर करने के लिए, क्योंकि जो थ्रेट है, सेंसरी जो कैपेबिलिटीज जितनी तरह से डेवलप हो गई है, खासकर चाइना के पास जो है सैटेलाइट ये हो या ड्रोन्स हो, यूएवीज हो, एयरक्राफ्ट हो, इस तरह से वो डेवलप हो गई कि पूरी बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी हो गई है। जो एक युद्ध का जो क्षेत्र है जिसमें आप पहले छुप सकते थे, अब आप कहीं नहीं छुप सकते। जो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में बात चल रही थी कि कई दिनों तक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स ऐसे मिलते नहीं थे। मिलते नहीं थे, दिखते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन अब वो समय चला गया है, पूरी तरह से बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। और आप अब अगर आप इतने बड़े टारगेट को छुपा नहीं सकोगे तो फिर उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। ये एक सोच है और एक बहुत ही कंटेंशियस पॉइंट होगा अगले साल जब नेवी अपने प्रपोजल को गवर्नमेंट के सामने लाएगी एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस आएगा सरकार से भी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी। तो नेवी को अब ऑलरेडी उन्होंने शायद शुरू भी कर दिया होगा अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और उनका नेवी के भी काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स ये है कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, इसकी कॉस्ट उतनी नहीं है क्योंकि हम 10-15 साल तक उसको फंड करते रहेंगे, इसीलिए कॉस्ट विल बी स्प्रेड आउट ओवर अ लॉन्गर पीरियड वगैरह। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेटिंग इश्यू होगा अगले साल। अच्छा संदीप, ये एक बहुत ही मतलब बहुत लेमैन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो आप जवाब दीजिएगा। एक एक बात ये भी आती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का उसका प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है, वो बहुत लंबे टाइम बाद, स्पेशली इंडिया में जिस तरह से कैरियर्स डिजाइन होते हैं, अप्रूव होते हैं और बनते हैं, उसमें आप 2 डेकेड्स आप मिनिमम मान के चलिए। यही चीज विक्रांत के साथ हो भी रही है। तो उस नजर से देखें तो क्या ये प्रूव नहीं होगा कि इन फ्यूचर आपको विक्रमादित्य को कभी तो आप उसको रिटायर करोगे, तो आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कम से कम सोचने तो लगो। ये जो आपने कहा बिल्कुल, नेवी ये भी यही कह रही है कि किसी वक्त विक्रमादित्य ऑलरेडी इट इज 1987 कमीशन, 30 साल से ज्यादा हो गए उसकी लाइफ, 10 या 20 साल तक वो सर्विस में रहेगी और उसके बाद इसकी जो रिप्लेसमेंट है आप अभी से प्लानिंग कर दीजिए उसका। लेकिन अब जो सरकार का जो मानना है, अगेन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सरकार का ये मानना है कि देखिए फ्यूचर की, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हाइड नहीं कर सकते इतने बड़े टारगेट से। आप 10 साल बाद अगर इस प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करने की बात करोगे तो उस वक्त टेक्नोलॉजीज इस हद तक आ जाएंगे, हाइपरसोनिक वेपन्स भी आ जाएंगे, तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर आप इतना अगर इन्वेस्ट करोगे, और इसकी कॉस्टिंग जो उन्होंने देखा है कि 60,000 करोड़ है, फिर उसकी जो है क्रू 2,000-3,000 क्रू होंगे, आपको रिक्रूट करने होंगे, और फिर 50 एयरक्राफ्ट जो आपको एयर आर्म तो वो दूसरी, आपको एयरपोर्ट बनाना है, बिल्कुल एक फोर्स चाहिए आपको, मिनी एक छोटी एयरफोर्स सी। है, जी हाँ। एक मिनी एयरफोर्स है, उसके बहुत कैपेबिलिटीज हैं। ये मैंने कह रहा हूँ कि नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत कैपेबिलिटीज है, लेकिन उस पे आपको कॉस्ट भी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो वही एक आर्गुमेंट है इसलिए, और इसी वजह से शायद बहुत सारा ऑपोजिशन आ सकता है इसको। और संदीप, हम आपका वक्त नहीं लेंगे, हमने आपको बहुत परेशान कर दिया है। हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि अगर हम इस बात को माने कि कैरियर्स के साथ में अगर हम उस आर्गुमेंट पे जाएं कि ठीक है वो डिटेक्ट हो जाएंगे और वो एक बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट है, वो अगर वो खुदा ना खास्ता इफ इट सिंक्स तो आपके बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारा खर्च, बहुत सारी ट्रेनिंग एक साथ यू लूज। तो और ठीक है, फिर उसके जगह पे हम सबमरीन्स पे आते हैं। सबमरीन्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पेंडिंग हो गए हैं और वो जमा हो गए हैं, है ना, वो सारे एक इकट्ठा होकर के आपको अगले साल दिखने वाले हैं। सबमरीन्स में से हम किन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से? सबमरीन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये इसकी जो एक बंचिंग हो गई है, ये प्रोजेक्ट्स जो पहले बहुत साल पहले अप्रूव होने थे, जैसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जो 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की बात चल रही है, 15 साल से वो प्रपोजल चल रही है, और आज आप उसी घूम फिरकर उसी स्टेज 1 पे आ गए हैं कि आप
प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हैं, फॉरेन ओईएम को बुला रहे हैं पार्टनरशिप करने के लिए, और जब तक ये सबमरीन आ जाएंगे 6 और 8 साल लगेंगे। तो आप सोच लीजिए कि कितने साल लगे आपको इस एक नॉर्मल एक कन्वेंशनल सबमरीन डेवलप करने के लिए। और सेकेंड प्रोजेक्ट है जो शायद इससे भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है। 6 एसएसएन्स बनाने की बात चल रही है, करीब 1 लाख करोड़ की बजट है इसके लिए। और इन दोनों में फर्क इतना ही है कि कन्वेंशनल सबमरीन जो है डीजल इलेक्ट्रिक है, और न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे चलती है। तो बहुत स्पीड उसका बहुत ज्यादा है और एंड्योरेंस भी बहुत है। और वो अरिहंत क्लास की तरह न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं कैरी करती है, लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स है, लेकिन एक बहुत ही एक पावरफुल फ्लीट एसेट है जब वो ऑपरेट करते हैं टैक्टिकली एंटी शिप मिसाइल रोल, एंटी शिप रोल में या एंटी सबमरीन रोल में, लैंड अटैक रोल में। तो ये दो बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स एक साथ आ गए। लेकिन फिर सेम वही आर्ग्यूमेंट नेवी कह रहे हैं कि देखिए हमको एक साथ पे नहीं करना है दोनों प्रोजेक्ट्स को, इनकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वो स्टाइगर्ड होंगे, काफी साल लगेंगे। और इन दो प्रोजेक्ट्स में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो अगले 10 साल के अंदर आएगा ऑलरेडी। मतलब हो सकता है 1 या 2 आपको प्रोजेक्ट 75 कन्वेंशनल सबमरीन आ जाए, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन मैं मानता हूं 2030 के बाद आने लगेंगे अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो। जो क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हम पूरी तरह हम इंडिजिनसली इसको डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे खुद के होम ग्रोन रिएक्टर फिट कर रहे हैं, ना कि हम एक एग्जिस्टिंग लाइन को हम, तो इससे काफी समय लगेगा, इसको सी ट्रायल्स करने हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशन इटसेल्फ इतने इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस प्लेटफॉर्म। आप ये मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, इसीलिए सिर्फ 5 देशों के पास ये कैपेबिलिटीज है। हमने भी आज तक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं बनाया। हमारे पास जो है अरिहंत क्लास है, वो एक बॉम्बर की तरह है, एक स्लो चलती है और चुप के रहती है, वो उस तरह की एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप जो कह रहे हैं एक रेस कार बनाने की बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, तो इसीलिए चैलेंजेस उसके और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब रखवाले के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। अर्थ शाह के सवाल के साथ। अर्थ ने पूछा था शिव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन संदीप उन्नीतन कहाँ है, हम उनको मिस कर रहे हैं, वेयर इज ही। अर्थ संदीप पिछले 2 बार से कोशिश कर रहे हैं हम उनसे जुड़ने की, लेकिन वो किसी तकनीकी वजह से हो नहीं पा रहा था। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू आवर व्यूअर्स। और ऑब्वियसली संदीप जिनका वक्त हमारी वजह से खराब हुआ, एक तकनीकी खामी थी जिसको अब दूर कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का और संदीप आपका, आपके टाइम के लिए। देखते रहिए दी ललन टॉक।